ये कई तरीके का हो सकता है। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? एक तो लर्नर का फैक्टर हो सकता है, जो सीख रहा है उसका फैक्टर हो सकता है। कैसे? लर्नर का फैक्टर कैसे हो सकता है? लर्नर का फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसा है, ये भी डिसाइड करता है कि लर्नर जो कुछ सीख रहा है वो उसको कहाँ तक एक्सेप्ट कर रहा है और उससे अपने बिहेवियर को कहाँ तक चेंज कर सकता है या कर रहा है। तो लर्नर का जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई एक रिटार्डेड बच्चा है, वो कोई चीज़ आसानी से सीख नहीं पाता है, कर नहीं पाता है, ठीक है, फिजिकली भी वो वीक है, मेंटली भी वो वीक है, वो रिटार्डेड है, तो रिटार्डेड मीन्स उसकी आईक्यू थोड़ी कम है, तो वो ये लर्निंग प्रोसेस को कहाँ तक गेन कर पाएगा, कहाँ तक एक्सेप्ट कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, फिर उससे उसकी लर्निंग प्रभावित होगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है लर्नर की, वो होता है पोटेंशियल, कि लर्नर का पोटेंशियल कितना है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए और किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए या किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से सीख जाने के लिए और उस पर अपना काम शुरू करने के लिए। तो इसके लिए पोटेंशियल में उसकी एबिलिटी, उसके जो कॉग्निटिव कैपेसिटी है कि वो कितनी देर तक सीख सकता है, कितना सीख सकता है, चीज़ों को कितना मेमोराइज कर सकता है, उन पे कितना विचार कर सकता है, ये सारी चीज़ें आती हैं एक लर्नर के पोटेंशियल में। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है लर्नर के लिए, इस लर्नर को किसी चीज़ को सीखने के लिए, वो होता है मोटिवेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम मोटिवेटेड नहीं है किसी काम को करने के लिए तो क्या वो काम हम सीख पाएंगे, वो कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। मोटिवेशन इससे और इससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मोटिवेटेड होना किसी भी काम को करने के लिए। आगे मैं बताऊंगी किस तरीके से मोटिवेशन काम करता है लर्निंग में। बाकी मोटिवेशन को एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर बताया गया है लर्निंग के लिए। उसके बाद जब मोटिवेशन की जब बात करते हैं तो एक आता है कि गोल, हमारा गोल कितना स्ट्रॉन्ग है, हम गोल के लिए कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, कितना हमारा गोल के लिए मोटिवेशन है, ये भी डिसाइड करता है कि लर्निंग कहाँ तक होगी। अब हेल्थ की अगर बात करें, जो भी मैंने एग्जांपल दिया इसके पहले कि मुझे हेल्थ को लेके मैं थोड़ी कंसर्न हुई, मुझे अपनी हेल्थ को ठीक रखना है, इस वजह से मैं 9 बजे के बजाय अब मैं 6 बजे उठना मैंने शुरू कर दिया। तो मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है खुद को फिट रखना, मैं उसको लेके कितना मोटिवेटेड हूँ और वो गोल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मैटर करता है कि मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठ पाऊँगी या नहीं उठ पाऊँगी, अलार्म बंद करके मैं सो जाऊँगी। ये चीज़ लर्नर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, गोल, ठीक है। अब इसके बाद लर्नर के बाद जो एक और भूमिका जिसकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वो होती है टीचर की। जो सिखाने वाला है उसके भी कैरेक्टरिस्टिक इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि लर्नर जो है वो उन चीज़ों को सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा। तो अब मैं अगर बात करूँ टीचर की, तो एक टीचर है वो अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा है बच्चों को और वो एक उम्मीद कर रहा है कि जो सामने बच्चा बैठा हुआ है, जो भी इंडिविजुअल बैठा हुआ है, वो मेरी चीज़ों को समझे, सीखे और अपने बिहेवियर को चेंज करे, ठीक है। तो अब टीचर का यहाँ पे रोल कैसे आ गया? पहली चीज़ तो ये कि अगर टीचर सामने बच्चे को पढ़ा रहा है तो जो वो पढ़ा रहा है उस पर उसकी मास्टरी कितनी है, ये मैटर करता है।
सब्जेक्ट की मास्टरी। सिर्फ ये स्कूल में नहीं, इवन हर जगह पे ये चीज़ अप्लाई होती है। चाहे वो घर में एक माँ का अगर टीचर का रोल है, या फादर का टीचर का रोल है, या एक टीचर का अपना रोल है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट की जो मास्टरी होती है वो भी डिसाइड करती है कि वो बच्चा कितना ज़्यादा उस चीज़ को गेन करेगा या कितना ज़्यादा उसे अवॉइड करेगा। और दूसरी जो चीज़ है वो टीचर की पर्सनालिटी है, कि जो टीचर है उसकी पर्सनालिटी किस तरीके की है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल बेसिस पे देखें तो टीचर का बिहेवियर अगर बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत जल्दी उतावला हो जाने वाला है, या सामने जो बच्चा बैठा है उसको बहुत जल्दी डांट डपटना और उस अपना एक डोमिनेंट नेचर दिखाना, डोमिनेंट, एग्रेसिव, इरिटेबल, ये सारी चीज़ें जब उसकी पर्सनालिटी में हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ये देखना कि बच्चा जो लर्न कर रहा है, करने बैठा हुआ है, वो सच में उन चीज़ों को उसी वे में लर्न कर रहा है या उसका एक गलत इम्पैक्ट उस बच्चे पे पड़ रहा है। तो पर्सनालिटी और उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है टीचर के लिए। फिर जो तीसरी चीज़ है वो लेवल ऑफ एडजस्टमेंट। लेवल ऑफ एडजस्टमेंट मीन्स हम जब लर्नर की बात कर रहे थे तो उसके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, तो सेम वैसे ही टीचर के लिए भी तो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अब एक टीचर जब खुद में अब नॉर्मल है, पागल है, तो वो अपने बच्चे को जो उसका स्टूडेंट है वो उसको एक अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएगा, ये एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे बन जाता है। तो टीचर के लिए जो उसका मेंटल हेल्थ है ये भी बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए, किसी भी इंडिविजुअल को ट्रीट करने के लिए। ठीक, उसके बाद वो किस तरीके का डिसिप्लिन वो अपनी क्लास में मेंटेन कर रहा है। वो क्लास में हो सकता है, लैबोरेटरी में हो सकता है, एक बाहर सोसाइटी में हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। वो कितना ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और कितना ज़्यादा वो इंटरेक्टिव है अपने बच्चों से, जो जिन्हें वो सिखाना चाहता है, ये भी मैटर करता है। डिसिप्लिन भी मैटर करता है कि जो टीचर है वो अपनी चीज़ों को सही से सिखा पाएगा या नहीं। अब इसके बाद हमने लर्नर देख लिया, टीचर देख लिया, अब हम आते हैं कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स पे। कंटेंट कैसा है, टफ है, इजी है, मॉडरेट लेवल का है, ये भी डिसाइड करता है कि जो लर्निंग होगी वो सही होगी, सही प्रोसेस में होगी, या उसका कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ेगा या कुछ गलत इफेक्ट पड़ेगा। नेचर क्या है, फिर जो बच्चे को पढ़ाने के लिए जिस तरीके का कंटेंट का जो सिलेक्शन किया गया है, टफ है, मॉडरेट है, वो भी मैटर करता है कि बच्चा उस चीज़ को अच्छे से गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने लर्निंग में बात कर ली, लर्निंग के डेफिनेशन की, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स थे, लर्नर कैसा होना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने एक बेसिक लेवल पे डिस्कस कर ली हैं। नेट के एग्ज़ाम में जो मेन आपका फोकस होगा वो थियोरीज से होगा। नेट के एग्ज़ाम में जो लर्निंग के 5 से 7 क्वेश्चंस जो आते हैं, या कभी एक आता है, कभी 2 आता है, कभी 4 भी आ सकते हैं, तो वो बेसिक जो है वो थियोरीज ऑफ लर्निंग से ही आते हैं। तो इसमें थियोरीज में एक बहुत ही आपने सुना होगा पावलोव का नाम, जो कि एक बहुत ही कॉमन नेम है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, जो घुमा फिरा करके उससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो हम पावलोव की बात करते हैं, पावलोव की बात करते हैं। तो पावलोव ने अपनी स्टडी की शुरुआत की कैसे की? पावलोव ने ये किया कि उसने एक लैबोरेटरी में एक कुत्ते को पकड़ा और उसका जो सलाइवा का जो ग्लैंड होता है, सैलिवरी ग्लैंड जिसे बोलते हैं, जहाँ से लार
का स्राव होता है, लार जहाँ से निकलता है, यहाँ ऑपरेट करके उसने कुछ ऐसी ही टेक्निक से यहाँ पे कुछ ऐसा लगाया जिससे जब उसका सलाइवा निकलता था तो सैलिवरी ग्लैंड से डायरेक्ट सलाइवा उसमें कंटेन करता था। एक कंटेनर था जिसमें वो उसे कंटेन करता था। और इसमें पावलोव ने क्या किया कि कुत्ते के सामने खाना रखा। बता, जैसे एक कैसे यार, एक कुत्ता है जिसको ऑपरेट करके सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा को कंटेन कर रहे हैं। पावलोव ने ये सारे अपने लैब में किए थे। और इसके सामने जब खाना रखता था तो कुत्ता जो था वो कंटेनर में सलाइवा, मतलब वो सलाइवा गिराता था, वो ऑटोमेटिक वो उस तरीके से सेट किया गया था कि सलाइवा उसका कंटेनर में आता था। ठीक है, खाने को देख करके कुत्ते ने लार का स्राव करना शुरू कर दिया। ठीक, उसके बाद पावलोव ने ये चीज़ कई बार रिपीट की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब खाने के साथ साथ उन्होंने घंटी का यूज़ करना शुरू किया। जो घंटी होती थी वो खाने के साथ जब उन्होंने देना शुरू किया तो कुछ टाइम तक कुत्ते को नहीं पता था कि घंटी की वजह से उसे लार स्राव करना है, लेकिन वो खाने को देख करके लार स्राव करता था। और खाना, भोजन और घंटी का एक ऐसा एक एसोसिएशन बन गया था कि जब भी घंटी बजाई जाती थी कुत्ता ऑटोमेटिक वो लार का स्राव करना शुरू कर देता था। ठीक है, ये स्टडी आप सबने पढ़ी होगी, सब बहुत ही कॉमन सी स्टडी है जो कि सभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हर जगह इसको बताया जाता है। उसके बाद पावलोव ने क्या किया, सिर्फ घंटी देख करके, कुत्ता घंटी को ही सिर्फ देख करके वो लार का स्राव करना शुरू कर देता था। उसके सामने खाना नहीं होता था तो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एसोसिएट हो गया था इस चीज़ से कि जब घंटी बजेगी तो मुझे खाना दिया जाएगा, और इससे वो सलाइवा सेक्रेट करना शुरू कर देता था। उसके बाद कुछ टाइम तक ऐसा हुआ और एक टाइम ऐसा आया कि घंटी के बजाने के बाद भी जो कुत्ता था वो सलाइवा सेक्रेट नहीं करता था। उसके बाद फिर पावलोव ने घंटी और खाने को फिर से एसोसिएट किया। फिर घंटी बजाने के बाद उसे खाना दिया जाने लगा। जब घंटी बज जाती थी तो अब कुत्ते को एक उम्मीद हो जाती थी कि अब उसे खाना मिलेगा, और इस वजह से वो सलाइवा सेक्रेट करना शुरू कर देता था। ये एक जो प्रोसेस था, ये एक्सपेरिमेंट था, ये बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट था, लेकिन इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ज़्यादा ही बनते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो इससे बनते हैं। तो जो कुत्ते का जो सलाइवा था, अभी एक चीज़ मैं आपको पहले समझा दूं कि कभी घंटी बजाई जाने के बाद खाना दिया गया, कभी खाना दिए जाने के बाद घंटी बजाई गई, कभी दोनों को एक साथ ही किया गया। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में उसे किया जाता था कुत्ते के साथ, जिससे वो सलाइवा सेक्रेट करता था। ठीक है, अब इसके जो बहुत इम्पॉर्टेंट नोट्स जो होंगे वो ये कि पावलोव को देखना क्या था, पावलोव देखना क्या चाहता था, उस कुत्ते और भोजन और घंटी के बीच में कौन सा रिलेशन देखना चाहता था। तो पावलोव जो था वो स्टिमुलस और जो कुत्ते का जो रिस्पॉन्स था उसके बीच में एक एसोसिएशन बनाना चाहता था। क्या बनाना चाहता था? एसोसिएशन। कुत्ते और स्टिमुलस कोई भी हो, वो खाना भी हो सकता था और वो घंटी भी हो सकता था, इनके बीच में एक एसोसिएशन बनाता था। और जो इसका रिस्पॉन्स क्या आता था, इसका रिस्पॉन्स जो था वो लार का स्राव था, मीन्स वो सलाइवा सेक्रेट करता था, ये उसका एक रिस्पॉन्स था। इन दोनों के बीच में ये एक एसोसिएशन बनाया गया जो कि पावलोव ने बनाया। पावलोव ने ये कहा कि जब हम
अनकंडीशनड स्टिमुलस देते हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस से क्या मतलब हुआ? अनुबंधित क्या है? अनुबंधित उद्दीपक। अनकंडीशनड स्टिमुलस का सेंस ये हुआ कि ये एक ऐसा स्टिमुलस जिसके लिए किसी तरीके की कंडीशनिंग यानी किसी तरीके की कोई लर्निंग की ज़रूरत नहीं थी। और ये अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या था? वो खाना था उस कुत्ते के लिए। जो खाना था वो अनकंडीशनड स्टिमुलस में आता है। क्यों अनकंडीशनड स्टिमुलस में आता है? क्योंकि अनकंडीशनड स्टिमुलस को देख करके, उससे एसोसिएशन करके उसे एक वैसा रिस्पॉन्स जो वो करता था, जो कुत्ता करता था, वो उसे सीखने की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी सिखाया था। जब हम खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है। खाना हमारे लिए अनकंडीशनड स्टिमुलस हुआ। क्यों? क्योंकि मुंह में पानी आने के लिए हमें ये सीखने की ज़रूरत नहीं थी। कभी भी बचपन से लेके आज तक अगर मेरे मुंह में पानी आ रहा है, हमें भूख लगी है, तो उस टाइम बहुत ही नेचुरल है हम मुंह में पानी आना खाने को देख करके। तो ये क्या हो गया? अनकंडीशनड स्टिमुलस हो गया और इसी से निकलता है अनकंडीशनड बिहेवियर। अनकंडीशनड बिहेवियर। अनकंडीशनड बिहेवियर का मतलब हुआ कि अनकंडीशनड स्टिमुलस को देख करके जो हमारा बिहेवियर हुआ, हमारे मुंह में जो पानी आया, हमारे मुंह में जो लार बना, वो हो गया अनकंडीशनड बिहेवियर। कुत्ते को खाना देख करके लार स्राव करने की प्रक्रिया जो है वो सीखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए अनकंडीशन कहा जाता है। क्योंकि लर्निंग को कंडीशनिंग भी कहा जाता है इस वजह से। लर्निंग को क्या कहा जाता है? कंडीशनिंग कहा जाता है। इस वजह से उसे सीखने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूसीएस, इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं यूसीआर, अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। इसके साथ ही दो कॉन्सेप्ट पावलोव ने और बताए जो थे कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड बिहेवियर। कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड बिहेवियर। अब कंडीशनड स्टिमुलस क्या है? जब पावलोव अपनी स्टडी कर रहे थे, जब अपना एक्सपेरिमेंट वो कुत्ते पे कर रहे थे, उस टाइम में वो खाने के साथ जो घंटी बजाते थे वो था कंडीशनड स्टिमुलस। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आया उनके एक्सपेरिमेंट में जब वो खाना ना दे करके सिर्फ घंटी बजाते थे और जो कुत्ता था वो सलाइवा सिक्रेट करता था, वो लार का स्राव करता ही था। तो इस वजह से जो घंटी थी उसको कंडीशनड स्टिमुलस, मतलब वो सीखा गया, वो लर्न किया गया। कुत्ते ने उसे लर्न किया कि घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, और इस वजह से उसने सलाइवा सिक्रेट करना शुरू किया। ये हो गया CS, और CS क्या है? घंटी। ये कंडीशनड है, ये इसकी कंडीशनिंग हुई, कुत्ते ने ये सीखा। लेकिन खाना के लिए जब उसे भोजन दिया गया तो उसने वो सीखा नहीं कि मुझे भोजन मिलेगा तो मुझे लार स्राव करना है या सलाइवा सेक्रेट करना है, ये उसको सीखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन घंटी को देख के वो ये चीज़ सीख चुका था कि जब घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा, और इस वजह से वो सलाइवा सेक्रेट करता था, लार का स्राव करता था। फिर जब कंडीशन बिहेवियर की जब बात आती है तो कंडीशन बिहेवियर में कंडीशनड स्टिमुलस की वजह से जो बिहेवियर होता है वो होता है कंडीशनड बिहेवियर। कंडीशनड स्टिमुलस घंटी को देख करके, जब उसे खाना नहीं मिल रहा था लेकिन सिर्फ घंटी को देख करके जब उसने सलाइवा सेक्रेट किया, जब लार का स्राव किया, तो वो था कंडीशनड बिहेवियर।
जब यहाँ पे घंटी को देख करके जब इसने लार का स्राव किया तो वो कंडीशनड बिहेवियर में आ गया। ये डिफरेंसेस हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड बिहेवियर। कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड बिहेवियर, ये बहुत ही बेसिक है जो कि आपको कई बार समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये मैंने बहुत ही क्लियर शब्दों में बता दिया है कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होगा। जिस चीज़ के लिए आपको कंडीशनिंग या लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है वो अनकंडीशनड होता है, लेकिन जिस चीज़ को लेकर आपको सीखने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नॉर्मल लैंग्वेज अगर देखें तो अगर मुझे भूख लगी है, सामने खाना आया तो मेरे मुंह में पानी आ गया उस चीज़ को देख करके, तो वो क्या हुआ, एक अनकंडीशनड स्टिमुलस था खाना, और मेरा जो ऑटोमेटिक जो पानी आना मुंह में था वो अनकंडीशनड बिहेवियर था। लेकिन जब मार्केट से मम्मी आती हैं और उस टाइम में हमें लगता है कि मम्मी आई है और कुछ खाने को लाएंगी, तो वो हमारा एक तरीके का कंडीशनड स्टिमुलस हो जाता है, और मम्मी का आना कंडीशनड स्टिमुलस हो गया, और जो कंडीशन बिहेवियर हो गया वो सोच करके कि खाना मिलेगा या कुछ खाने को मिलेगा, तो जो हमारे मुंह में पानी आता है वो हमारा कंडीशन बिहेवियर हो गया। ठीक है, तो हो गया, 4 कंपोनेंट्स मैंने बता दिए। अब इसके बाद पावलोव ने अपनी थ्योरी में कुछ अलग अलग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के डिफ़ाइन किया। जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई जो उन्हें डिफ़ाइन करना पड़ा ताकि आगे की जो जनरेशन वो उस चीज़ को समझ पाए। तो वो क्या क्या चीज़ें थी पावलोव ने जो बताया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पहली चीज़ बताई वो बिहेवियर के लिए किसी भी स्टिमुलस को देख करके और जो अनुक्रिया हो रही है, किसी उद्दीपक को देख के जो अनुक्रिया हो रही है, तो उस बीच में जो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें थीं जो इम्पोर्टेंट थीं, उनको पावलोव ने कुछ इस तरीके से बताया। पहला, लॉ ऑफ एक्साइटेशन। लॉ ऑफ एक्साइटेशन क्या है? पावलोव ने कहा कि जब कुत्ते को उन्होंने बांध के रखा था, ठीक, तो उस टाइम में वो खाने को देख करके इस तरीके से एक्साइटेड हो जाता था कि वो सलाइवा सिक्रेट करने के लिए बिल्कुल मजबूर हो जाता था। और ऐसे ही जब वो घंटी बजती थी, तो क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो चुकी थी कि घंटी बजने पे उसको खाना मिलेगा, तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था घंटी की आवाज़ सुनने के बाद कि उसके मुंह से सलाइवा ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाता था। ये है लॉ ऑफ एक्साइटेशन। इसी तरीके से दूसरा जो है लॉ ऑफ इंटरनल इनहिबिशन। लॉ ऑफ इंटरनल इनहिबिशन का मतलब, लॉ ऑफ एक्साइटमेंट समझ में आ गया, लॉ ऑफ एक्साइटेशन या एक्साइटमेंट भी इसे कह सकते हैं, एक्साइटमेंट। दूसरी चीज हो गई लॉ ऑफ इंटरनल इनहिबिशन। लॉ ऑफ इंटरनल इनहिबिशन कब हुआ? पावलोव ने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम उन्होंने ये चीज़ नोटिस की कि जब काफ़ी टाइम, कई रिपीटेड टाइम्स जब खाना देने, घंटी बजने के बाद जब खाना नहीं दिया जाता था कुत्ते को, तो वो धीरे धीरे उसने सलाइवा निकालना, उसे सेक्रेट करना बंद कर दिया। कुत्ते ने जब ये उम्मीद छोड़ दी कि घंटी बजने के बाद मुझे खाना नहीं मिलेगा, तो उसने अपना बिहेवियर क्या किया, इनहिबिट कर लिया, अपने अंदर दबा लिया। उसके बाद वो सलाइवा सेक्रेट नहीं करता था। तो ये दो चीज़ ये इन पावलोव ने कही जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थी। पहला ये कि एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है बिहेवियर को करने के लिए, और दूसरा ये कि उसके बाद उसे जो उम्मीद हो जाती है किसी चीज़ को मिलने की, वो फुलफिल होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ उन्होंने बताई, लॉ ऑफ एक्सटर्नल इनहिबिशन। लॉ ऑफ एक्सटर्नल इनहिबिशन का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इंटरनल
इनहिबिशन ही नहीं होता था एक्सपेरिमेंट में, एक्सटर्नल इनहिबिशन भी होता था। और वो किस समय होता था? जब घंटी बजाई जाती थी, ऐसे देखें, घंटी बजाई जाती थी, ठीक, और उसके साथ में कोई एक नया स्टिमुलस दिया जाता था, कोई नया उद्दीपक या स्टिमुलस दिया जाता था, तो उस टाइम में क्या होता था, वो सलाइवा सेक्रेट करना कुछ टाइम के लिए कम कर देता था या बंद कर देता था। इसलिए इसे लॉ ऑफ एक्सटर्नल इनहिबिशन, मतलब किसी एक्सटर्नल, ऐसे समझे, किसी एक्सटर्नल, किसी अन्य उद्दीपक से, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से उसने जो सलाइवा सेक्रेट करना बंद किया, वो एक्सटर्नल इनहिबिशन में आता है। इसके बाद जो चौथी जो चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेम्पोरल सीक्वेंस। टेम्पोरल सीक्वेंस, टेम्पोरल सीक्वेंस में क्या है कि जब नेट का जो क्वेश्चन आता है तो उसमें एक ये वो क्वेश्चन पूछता है कि टेम्पोरल सीक्वेंस में कौन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या इस तरीके से पूछ सकता है कि कौन सबसे कम इम्पॉर्टेंट है, या इससे रिलेटेड मिलते जुलते एक क्वेश्चन लगभग हर साल हमें नेट के पेपर में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो हम टेम्पोरल सीक्वेंस देखते हैं क्या है। टेम्पोरल सीक्वेंस, टेम्पोरल का मतलब हुआ कि समय, किस समय में आप एक कोड लगा सकते हैं कि टेम्पोरल मीन्स समय, सीक्वेंस जो अलग अलग सीक्वेंस में करके अलग अलग समय पे करके दिया जाता है, आगे पीछे करके। जैसे कि कभी घंटी को पहले बजाया गया, खाने को बाद में दिया गया, और इससे क्या हुआ, लार का श्राव हुआ। ठीक है, एक पहला सीक्वेंस ये हो गया। दूसरा सीक्वेंस क्या है, घंटी को पहले बजाया गया और तब तक लगातार बजाया गया, डॉट 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 डॉट, तब तक बजाया गया जब तक कि खाना सामने नहीं आ गया, और ये उसके बाद रिस्पॉन्स जो था कुत्ते का वो ऑब्वियस था। और जो तीसरा जो एक सीक्वेंस था वो ये था कि घंटी, ठीक, और खाना, ये दोनों चीज़ें एक साथ की गई, ये था तीसरा सीक्वेंस। और चौथा सीक्वेंस था कि सबसे पहले खाना दे दिया गया और उसके बाद घंटी बजाई गई, ये था चौथा सीक्वेंस। जब पहले घंटी बजाई गई, उसके बाद खाना दिया गया और उससे सलाइवा सेक्रेट हुआ, तो इसको जो पैवलम ने जो इसका नाम रखा वो, एक मिनट, संकेत कालिक क्रम, यानी सिर्फ कुत्ते के पास ट्रेसेस थे, सिर्फ कुत्ते के पास ट्रेसेस थे इस चीज़ के
कि घंटी बजाने के बाद अब खाना मिलेगा, मीन्स घंटी का सिर्फ एक ट्रेस था, मीन्स उसका एक संकेत सिर्फ कुत्ते के पास था कि अब घंटी बजाई गई है और अब खाना मिलेगा। ये हो गया संकेत कालिक क्रम। दूसरी चीज़ जो थी, घंटी तब तक बजाया गया जब तक कि उसको खाना नहीं मिल गया। ये डिलेड सीक्वेंस में आता है। ये किस में आता है? ये डिलेड सीक्वेंस में आता है। पहला हो गया संकेत कालिक क्रम, दूसरा हो गया डिलेड सीक्वेंस, मतलब डिलेड का मतलब विलंबित कालिक क्रम। विलंबित कालिक क्रम, और जो घंटी तब तक घंटी और भोजन को जो साथ साथ में वो किया गया उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस कालिक क्रम, ये स्पॉन्टेनियस सीक्वेंस या समक्षणिक कालिक क्रम, मतलब तब दोनों को साथ में दिया गया। घंटी, एक तरफ घंटी बजाई जाती थी और एक तरफ उसे खाना दिया जाता था। और जो चौथा था कि पहले कुत्ते को खाना दे दिया गया और उसके बाद जो घंटी बजाई गई, ये आता है बैकवर्ड सीक्वेंस में। बैकवर्ड सीक्वेंस मतलब कि सबसे पहले खाना दे दिया गया, एक बैकवर्ड, एक फॉरवर्ड नहीं बल्कि बैकवर्ड सीक्वेंस हो गया, बैकवर्ड प्रोसेस हो गया कि पहले खाना दे दिया गया और उसके बाद घंटी बजाई गई। तो फिर एक बार देख लेते हैं टेम्पोरल सीक्वेंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। घंटी बजाने के बाद खाना देना, घंटी बजाना बंद कर देने के बाद खाना देना, इससे मतलब ये हुआ। वो आता है संकेत कालिक क्रम यानी ट्रेसिस सीक्वेंस में। दूसरा हो गया घंटी तब तक बजाई गई जब तक कि उस कुत्ते को खाना नहीं दे दिया गया, ये आता है डिलेड सीक्वेंस में। जब तक लगातार तब तक बजाना जब तक कि खाना नहीं दिया जाए उसको। तीसरा, घंटी और खाना दोनों जो कुत्ते को साथ में दिया गया, वो आता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस एक साथ करना। भोजन जिसमें खाना पहले दे दिया गया और घंटी बाद में बजाई गई, ये आता है बैकवर्ड सीक्वेंस में। और इसमें ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावी कौन सा सीक्वेंस होता है टेम्पोरल सीक्वेंस में, मीन्स कुत्ते को सीखने के लिए कि घंटी बजने के बाद मुझे खाना मिलेगा, उस टाइम में कौन सा जो प्रोसेस है, कौन सा सीक्वेंस है जो सबसे ज़्यादा तेज काम करता है, तो वो होता है डिलेड सीक्वेंस। ये जो होता है इससे जो कुत्ता होता है वो बहुत जल्दी सीख जाता है कि घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा ही मिलेगा। ये होता है डिलेड सीक्वेंस में। तो टेम्पोरल सीक्वेंस हमने कवर कर लिया। कौन कौन से थे? स्पॉन्टेनियस था, डिलेड था, उसके साथ एक ट्रेस सीक्वेंस था, संकेत कालिक क्रम जिसे कहते हैं, और चौथा था बैकवर्ड टेम्पोरल सीक्वेंस। तो टेम्पोरल सीक्वेंस में ये 4 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पैवलोव ने ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिए जिसे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, उससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हों जो टीचिंग के लिए होते हैं। और बाकी आप टीसीएस के साथ अपडेट होते रहिए, और आगे की जो लेक्चर है वो मैं नेक्स्ट सेशन में लूँगी। थैंक यू सो मच।